स्वर्णिम युग से विनाश की आहट तक ज्ञान का खजाना। धर्मगंज पुस्तकालय। यदि नालंदा विश्वविद्यालय का हृदय उसके आचार्य थे तो उसकी आत्मा था उसका विशाल पुस्तकालय। इस पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसका अर्थ है धर्म और ज्ञान का भंडार। इतिहास में इसके 3 प्रमुख भवनों का उल्लेख मिलता है: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि इनमें से एक भवन कई मंजिल ऊंचा था। हालांकि उसकी सटीक ऊंचाई के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है, इसलिए इसे निश्चित तथ्य की तरह नहीं कहा जा सकता। इन भवनों में केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि गणित, चिकित्सा, दर्शन, व्याकरण, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और साहित्य से संबंधित हजारों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। उस समय छापाखाना नहीं था। हर पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। एक पुस्तक तैयार करने में महीनों, कभी-कभी वर्षों का समय लगता था। इसलिए हर पांडुलिपि अपने आप में अनमोल थी। विद्यार्थियों का दैनिक जीवन सुबह सूरज निकलने से पहले घंटी बजती, विद्यार्थी उठते, स्नान करते और ध्यान के लिए एकत्रित होते। इसके बाद गुरु अपने अपने विषयों की कक्षाएं शुरू करते। दिन भर अध्ययन, चर्चा, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद चलता। दोपहर में भोजन होता, जो विश्वविद्यालय की व्यवस्था से मिलता था। शाम को फिर अध्ययन, पुस्तकालय में शोध और वरिष्ठ आचार्यों के साथ विचार विमर्श होता। रात होने तक भी परिसर में ज्ञान की चर्चा जारी रहती। नालंदा में पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती थी। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य था सत्य की खोज और बुद्धि का विकास। वाद विवाद की परंपरा। यदि किसी विद्यार्थी को अपने गुरु की बात पर संदेह होता तो उसे प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता थी। यदि किसी विद्वान का नया विचार होता तो उस पर सार्वजनिक बहस होती, तर्क दिए जाते, प्रमाण प्रस्तुत किए जाते। यदि किसी का तर्क अधिक मजबूत होता तो उसे स्वीकार किया जाता। यही खुला बौद्धिक वातावरण नालंदा की सबसे बड़ी ताकत था। विदेशी यात्रियों की गवाही। नालंदा की महानता का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण उन विदेशी यात्रियों के लेख हैं जो स्वयं यहाँ आए थे। सबसे प्रसिद्ध नाम है चीनी भिक्षु स्वानजांग का। वे 7वीं शताब्दी में भारत आए और कई वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया। उन्होंने लिखा कि यहाँ हजारों विद्यार्थी और अनेक विद्वान आचार्य थे। उन्होंने नालंदा के अनुशासन, शिक्षा की गुणवत्ता और बौद्धिक वातावरण की खुलकर प्रशंसा की। उनके बाद यिज़िम भी नालंदा आए। उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, दैनिक जीवन और अध्ययन पद्धति का विस्तृत वर्णन किया। इन यात्रियों के विवरण आज इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजाओं का संरक्षण। नालंदा केवल विद्यार्थियों की मेहनत से नहीं चल रहा था, इसे अनेक राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। गुप्त शासकों ने इसकी नींव मजबूत की। बाद में सम्राट हर्ष ने भी इसका समर्थन किया। इसके बाद पाल वंश के राजाओं ने भी नालंदा को भूमि, धन और संसाधन दिए। कई गांवों की आय विश्वविद्यालय के संचालन के लिए समर्पित कर दी गई थी। इसी कारण यहाँ विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जब पूरी दुनिया भारत से सीख रही थी, आज दुनिया के विद्यार्थी यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब दुनिया भारत आती थी। नालंदा केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, वह भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था। यहाँ से पढ़कर गए विद्वान अपने देशों में शिक्षा, दर्शन और संस्कृति का प्रसार करते थे। कई बौद्ध ग्रंथ चीन, तिब्बत और अन्य देशों में नालंदा के विद्वानों के माध्यम से पहुंचे। क्या सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहा? लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। समय बदलता है, राज्य बदलते हैं, शासक बदलते हैं और कभी-कभी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। समृद्धि के बाद अक्सर चुनौतियां आती हैं। भारत में भी यही होने लगा। गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ, नए राज्य बने, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। यद्यपि नालंदा चलता रहा, लेकिन उसके आसपास का वातावरण पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। फिर भी विश्वविद्यालय ने सदियों तक अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आने वाले वर्षों में
इतिहास की एक घटना इस महान संस्थान को हमेशा के लिए बदल देगी। विनाश की आहट। 12वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। नई सेनाएं भारत में प्रवेश कर रही थीं। राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ रहे थे। इसी समय एक सेनापति का नाम इतिहास में उभरता है, बख्तियार खिलजी। उसका अभियान केवल सत्ता विस्तार तक सीमित नहीं था। उसके आक्रमणों का प्रभाव बिहार और बंगाल के कई क्षेत्रों पर पड़ा। इसी दौर में नालंदा भी इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचा। लेकिन क्या वास्तव में केवल एक आक्रमण ने इतने विशाल विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया? क्या पुस्तकालय